चलो आज देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, सबको दिख रहा है ना अच्छे से? नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुन लो। तो देखो, हमने सैलरी में आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, जैसे कमीशन, बोनस, डीएनएस अलाउंस, एडवांस सैलरी, एरियर ऑफ सैलरी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल। फिर हमने आपको पढ़ाए थे अलाउंसेस। अलाउंसेस हमने आपको तीन टाइप के पढ़ाए थे: ऑफिशियल अलाउंस, पर्सनल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस। इन सबको पढ़ाने के बाद जो अलाउंस बच गए हैं वो सब क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, फिर हम आपको नंबर, ये फर्स्ट टॉपिक था मेरा, ये सेकंड टॉपिक, ये थर्ड टॉपिक हमारा क्या है? परक्यूसिट। मतलब क्या होता है? जब मैं पढ़ाऊंगा समझा दूंगा। इन सेंस समझ लो, कंपनी ने एम्प्लॉय के लिए कोई चीज दी है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। मेरी किसी को आवाज नहीं आ रही है क्या? सिर्फ बंगाली को नहीं आ रही है? सब तो सही है, माइक सब कुछ ठीक चल रहा है मेरे। सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही। शिंदे तुमको नहीं आ रही है क्या? सर क्लियरली आवाज आ रही है। हाँ सर मुझे मुझे तो आ रही है सर। सर मुझे नहीं आ रही। हाँ ठीक है, तो आप एक काम को, दोबारा लिंक पे जाइए, फिर ओपन कीजिए, फिर आपको आ जाएगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्डेड है। ठीक है। जिनका इश्यू हो रहा है वो बाद में देख लेना। ठीक है, देखो ध्यान दो इधर। थर्ड टॉपिक क्या होता है? पर की मतलब कंपनी ने, मतलब एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय के लिए कोई सुविधा दी, कोई सर्विसेज दी, जैसे घर दिया, वॉचमैन दिया, सर्वेंट दिया, उसके कुछ खर्चे कंपनी पे कर रही है, उनको बोलते हैं परक्यूसिट। ये थर्ड टॉपिक था हमारा। फोर्थ हमारा है रिटायरमेंट बेनिफिट। बस, इनकम फ्रॉम सैलरी में चार टॉपिक होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। उसके बाद क्या आती है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। वो बाद में पढ़ाएंगे क्या होता है, बहुत इजी है वो तो, एक एक मिनट का काम है उसका। ठीक है, तो हम ये पढ़ाएंगे बाद में। हम नंबर 4 सीखते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, इसका नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, इसको पढ़ाने के बाद फिर कहाँ पे आएंगे हम लोग? परक्यूसिट। फिर हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम सिखाने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट क्या क्या होते हैं। देखो, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? रिटायरमेंट। जो लोग नए हैं उनके लिए भी सीखने का मौका है, सीख लो। रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, क्या क्या मिलता है जब कोई एम्प्लॉय अपनी 30 ईयर या प्लस सर्विस करता है एक कंपनी में? उसके बाद वो क्या होता है? कंपनी से रिटायर होता है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को क्या क्या देती है? कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है पीएफ, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। फिर कंपनी देती है पेंशन। फिर कंपनी देती है ग्रेचुटी। फिर कंपनी देती है लीव इन कैशमेंट। मतलब एम्प्लॉय को रिटायरमेंट होने के बाद ये चार चीजें किसको मिलती हैं? एम्प्लॉय को मिलती हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो बीकॉम की बात कर रहा हूं वो ये है, आईएमपी इंपॉर्टेंट क्या है? पीएफ, पेंशन, ग्रेच्युटी और लिव इन कैशमेंट। सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, अगर टाइम मिला तो क्लास ले लूंगा। ठीक है, पेंशन क्या होती है? पेंशन कैसे आई? पेंशन आई 1891 में आई थी। कब आई थी पेंशन? 1891 में आई थी। इंग्लिश गवर्नमेंट थी तब, जब अंग्रेजों का क्या था यहाँ इंडिया में शासन था। तो क्या होता था, वो लोग बहुत ही कम सैलरी पे करते थे इंडियन लोगों को। उससे लोग सिर्फ खा पी सकते थे, सिर्फ उनकी सेविंग नहीं होती थी। फिर जैसे ही वो 60 साल के होते थे तो कोई काम के रहते नहीं थे, बेचारे भूखे मरते थे, क्योंकि इंग्लिश गवर्नमेंट बहुत कम पैसे इंडियन सिटीजनों को देती थी। फिर इंग्लिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक स्कीम लेके आया जिसका नाम क्या था? पेंशन। क्या बोला? अगर कोई कंपनी में काम करता है 30 साल या 20 साल या 5 साल या 10 साल, तो उसको कंपनी अगर रिटायर करती है तो कंपनी उसका क्या देगी? उसको पेंशन देगी। ठीक है, इसलिए लाया गया पेंशन। ग्रेविटी क्या होती है? अब ग्रेविटी क्या, सुनो क्या होती है? ग्रेविटी वो होती है, आपने कंपनी को सर्विस दी 30 साल, आपने कंपनी क्या किया? कंपनी का परफॉर्मेंस दिया कंपनी को, इससे कंपनी क्या हुआ? अच्छा काम हुआ, अच्छा टर्नओवर कंपनी का हुआ।
तो कंपनी इनाम देती है किसको, एम्प्लॉय को, कि तूने 30 साल ईमानदारी से मुझे दिए, इसलिए तुझे क्या मिलता है, ग्रेजुटी मिलता है। ठीक है। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, हर एम्प्लॉय जब कोई कंपनी में काम करता है उसको कंपनी 1 साल में छुट्टी देती है, कितनी देती है, 30 दिन। ठीक है। अगर आपने 30 दिन छुट्टी आपको मिलती है, अगर आप पूरे साल भर में 30 छुट्टी करते हो तो आपकी सैलरी नहीं कटेगी, क्योंकि कंपनी ने बोला है आपको कि हम आपको 1 साल में 30 छुट्टी देंगे, यानी आप 30 दिन घूम सकते हो कहीं भी, आपकी सैलरी कट नहीं होगी। लेकिन अगर 30 से ज्यादा छुट्टी करोगे तो पैसा कटेगा। ठीक है, 30 के अंदर छुट्टी करते हो तो कोई बात नहीं। अब कुछ एम्प्लॉय क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, वो छुट्टी करते ही नहीं है, पूरे साल काम करते हैं। वो क्या करते हैं, 30 डे की जो उसको हॉलिडे मिलता है ना वो बचा लेता है। ऐसे करते 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 जब रिटायरमेंट की बात आती है तो मालूम पड़ता है कि उसने कंपनी के लिए पूरा टाइम कंपनी के लिए काम किया और उसने कंपनी की 200 छुट्टी बचा ली। तो कुछ कंपनी क्या करती है, एट द टाइम पैसा पे कर देती है। कंपनी क्या बोलती है, ठीक है आपने छुट्टी नहीं ली, आपने हमारे कंपनी में काम किया, इसके बदले ये पैसा लो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लीव इनकैशमेंट, मतलब जो छुट्टी मैंने नहीं करी, जो कंपनी ने मुझे दी थी बट छुट्टी मैंने की नहीं, उसका पैसा कंपनी देती है, उसको बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। सब मैं पढ़ाऊंगा, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है। तो ये सब कब मिलता है, रिटायरमेंट के बाद, इसलिए बोलते हैं इसको रिटायरमेंट बेनिफिट। किसको हुआ बेनिफिट, ये एम्प्लॉय को हुआ। तो आज हम पढ़ते हैं पीएफ। पहला हमारा क्या पढ़ेंगे, पीएफ। एक काम करता हूँ, मैं सारी क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, पेंशन की भी, ग्रेट्युटी की भी और लिव इनकैशमेंट की। ठीक है, सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्या रूल है क्या नहीं है। तो आज हम पढ़ते हैं पीएफ, कल पढ़ेंगे पेंशन, फिर ग्रेट्युटी, फिर लिव इनकैशमेंट। ठीक है, तो पीएफ पढ़ते हैं। ठीक है, पीएफ मिलते हैं 2 लोग को, 3 लोग को, मैं सॉरी 3 लोग को। हमारे पास एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है। अब पीएफ होता क्या है, पहले आपको समझा देता हूं पीएफ क्या होता है। देखो इधर, पीएफ क्या होता है, मान लो ये एक एम्प्लॉय है और ये कंपनी है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, कंपनी का मालिक। ठीक है। गवर्नमेंट, ये कौन है, गवर्नमेंट है। देखो सुनो क्या होता है, ये कौन लेके आया स्कीम, गवर्नमेंट लेके आया स्कीम, किसके लेके आया, एम्प्लॉय के लिए। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है आफ्टर 60 ईयर, जब वो रिटायर होता है ना, उसके हाथ में कुछ नहीं होता, बेचारा बूढ़ा हो जाता है, काम काज का नहीं रहता वो, तो वो अपनी लाइफ, बची हुई जिंदगी सरवाइव कैसे करे। तो गवर्नमेंट ने बोला जो एम्प्लॉय 60 साल के हो जाते हैं वो अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकें, इसलिए उनको अभी से ही क्या करना पड़ेगा, अपने पीएफ में पैसा डालना पड़ेगा। जब आप रिटायर हो गए तो आपको क्या मिलेगा, पीएफ का इकट्ठा पैसा मिल जाएगा। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने किसको बोला, एम्प्लॉय को नहीं बोला, किसको बोला, एम्प्लॉयर को बोला। एम्प्लॉयर, तुम्हारी कंपनी में कोई भी एम्प्लॉय काम करता है तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा क्या है, ये वर्क है कि उसकी सैलरी में से कुछ अमाउंट काटो, कुछ अमाउंट क्या करो, डिडक्ट करो, किसके नाम पे, पीएफ के नाम पे, जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ठीक है। तो एम्प्लॉयर हर महीने एम्प्लॉय के अकाउंट में क्या काटेगा, पीएफ काटेगा। ठीक है। और ये पीएफ कटते करते 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 जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसको ह्यूज अमाउंट मिलेगा, जो कि लाखों में होता है। ठीक है। अब एम्प्लॉय बोलता है मुझे लाइफ का भरोसा नहीं, मैं 10 साल जी लूं बहुत बड़ी बात है, इतने सारे दुनिया में क्या आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, तो मैं क्यों कटवाऊं, मुझे पीएफ में नहीं कटवाना। तो बहुत एम्प्लॉय लोग ने पीएफ नहीं कटवाते थे, इसलिए गवर्नमेंट स्कीम लेके आया। क्या लेके आया स्कीम आया कि कंपनी, तुम अपने एम्प्लॉय को बोलो, क्या बोलो, ये क्या है, एक बैंक है, ये एक बैंक है। तो कंपनी अपने एम्प्लॉय से कहती है अगर तू पीएफ में, ये किसके नाम पे खुला अकाउंट, पीएफ के नाम पे खुला है, अगर तू पीएफ में 1000 रुपीज कंट्रीब्यूट करता है, मतलब डिपॉजिट करता है, तो उतने ही रुपए तेरे अकाउंट में कौन डालेगी, कंपनी डालेगी। 1000 कंट्रीब्यूट, मतलब एम्प्लॉय ने 1000 रुपए दिए प्लस कंपनी ने उसके नाम पे 1000 रुपए डाल दिए, तो एम्प्लॉय कितने हो गए, 2000 रुपए।
1000 रुपए एम्प्लॉय ने डाले प्लस 1000 रुपए कंपनी डाले। अब ये पैसा कहां पे रखा हुआ है? बैंक में। टोटल कितना हो गया? 2000 रुपए। अब ये रखा पैसा बैंक में, 1 साल के बाद बैंक इस पे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। कितना देगी? मान लो 10% है तो कितना हुआ? 200 रुपए। तो देखा जाए तो एम्प्लॉय कितने रुपए मिले? 2200। कितने? 1 साल में। सोचो ना, एम्प्लॉय ने सिर्फ 1000 रुपए डाले और कितने मिले उसको? 2200। तो 2200 कैसे? 1000 रुपए कंपनी ने दिए और 200 रुपए क्या मिला? बैंक से इंटरेस्ट मिला और 1000 मेरे। टोटल कितने हो गए? 2200 रुपए। तो मुझे आप बताओ इनकम कितनी हुई? किसको? एम्प्लॉय को। ऑप्शन ए 2200, ऑप्शन बी 1200, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 1000। प्लीज मुझे बोल के आंसर दो, मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ए और बी और सी डी बोलोगे। मैंने पूछा एम्प्लॉय को कितनी इनकम हुई? 2200 या 1200 या 200 या 1000? चलो मैं बोल देता हूं, ठीक है? मुझे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है मैसेज किसी के भी। आपको सबको समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दो, ठीक है? थम्स अप दिख जाएगा, थम्स अप दिख जाएगा, ठीक है? आज तो थम्स अप कर दो, दिख जाएगा मुझे, ठीक है? ओके, तो सुनो मेरी बात। क्वेश्चन क्या है? देखो, मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने 1000 रुपए डाले। मेरा खर्चा कितना हुआ? मेरा खर्चा सिर्फ 1000 रुपए हुआ और मुझे कितने मिले? मुझे कंपनी से 1000 रुपए मिले और प्लस 200 बैंक से मिले। तो कितनी इनकम हुई मेरी? मेरी इनकम हुई 1200 रुपए। 1000 रुपए कंपनी ने दिए और 200 बैंक में। मेरी इनकम 2200 नहीं हुई, क्योंकि 2200 में से 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट है मेरा, जो मैंने कहां पे डाला? पीएफ में डाला है। समझ में आया? तो बताओ टैक्स कौन सा होगा? टैक्स होगा 1200, क्योंकि 2200 में से 1000 रुपए तो मेरे ही है ना, वो तो खर्चा है ना, इनकम थोड़ी ना है। इनकम कितनी हुई इसको? एम्प्लॉय को इनकम, एम्प्लॉय को हुई 1200 रुपए, 1200 रुपीज इनकम हुई किसको? एम्प्लॉय को, ठीक है? चलो, तो कितना टैक्स होगा? 1200। यानी कि कंपनी का, जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है वो टैक्स होगा और जो बैंक ने इंटरेस्ट दिया है वो टैक्स होगा। बाकी ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये टैक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खर्चा है मेरा, ये सिर्फ इनकम है। समझ में आया? इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, ठीक है? पीएफ। समझ में आया पीएफ कैसे काम करता है? एम्प्लॉय भी डालता है, प्लस बैंक से इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया अच्छे से? आगे बढ़े। ठीक है? पीएफ दो लोग को मिलता है, दो लोग करते हैं पीएफ में पैसा। मैं बोला सॉरी, पीएफ में दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, एक करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट जिस पीएफ में पैसा कंट्रीब्यूट करता है उसको बोलते हैं एसपीएफ। उसको क्या बोलते हैं? एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ठीक है? ये गवर्नमेंट के लिए है। और जो लोग नॉन गवर्नमेंट है उनके लिए दो हैं, एक है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एक है अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है? ये किनके लिए है? जो बंदे, जो लोग, ऐसे मान लो कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पे जमा करूं पैसा या तो मैं यहाँ पे, ठीक है? और जो लोग गवर्नमेंट जॉब, जैसे रेलवे में है, बहुत लोग टीचर हैं, तो उनके लिए क्या है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। उनको पैसा कहाँ डालना पड़ता है? एसपीएफ में डालना पड़ता है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया ये दो चीजें? अब मैं बताता हूँ रिकॉग्नाइज क्या होता, सॉरी, रिकॉग्नाइज क्या होता है और अनरिकॉग्नाइज क्या होता है। रिकॉग्नाइज वो होता है जहां पे इनकम टैक्स कमिश्नर ने क्या दे दी है? परमिशन। किसको? कंपनी को। इनकम टैक्स कमीशन ने बोला है ये कंपनी, तू अपने एम्प्लॉय का पीएफ काट सकती है। मतलब जिस जिस कंपनी को परमिशन मिली है पीएफ काटने की, उनको बोलते हैं रिकॉग्नाइज, मतलब उनको अथॉरिटी मिली है पीएफ काटने की।
जिनको अथॉरिटी पीएफ काटने की नहीं मिली है फिर भी पीएफ काट रहे हैं। यानी कि यहाँ पे इनकम टैक्स कमिश्नर ने अथॉरिटी नहीं दी है क्या पीएफ काटने की, इसको नहीं मिली है, नोट लगा यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। समझ में आया? रिकॉग्नाइज वाले को परमिशन मिली है, किससे मिली है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली है, इसको परमिशन नहीं मिली है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो अन लगा हुआ है। अन मतलब इसको राइट नहीं है पीएफ काटने का, बट फिर भी पीएफ काट रहा है। हाँ पीएफ काट सकते हैं बट इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनको बेनिफिट मिलेगा टैक्स का, इनको इनकम टैक्स का क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। इनको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इन्होंने परमिशन नहीं ली है। क्योंकि क्या है ना, पीएफ काटने कुछ कैटेगरीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि कम से कम एक कंपनी में 50 इंप्लॉय या 20 इंप्लॉय होने चाहिए। तो इसकी कंपनी में 20 इंप्लॉय नहीं होंगे, इसलिए इसको परमिशन नहीं मिली। बट इस कंपनी में सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए इनको परमिशन मिल गई है। समझ में आया? समझ में आया? आरपीएफ और यूआरपीएफ क्या होता है? समझ में आया? अच्छे से थम्स अप कर दो। अरे थम्स अप कर दो यार। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो, मुझे मैसेज नहीं दिख रहे हैं किसी के भी। ठीक है, आ जाओ। पीएफ में पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। याद रखना, मैं आपको एक बेसिक रूल बता रहा हूं, जितने भी लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, उनको 90% चीजें क्या हैं? टैक्स फ्री हैं। हमने आपको सिखाया था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, अभी मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? मैं आपको ये सिखा रहा हूं, पहला वाला पार्ट। कौन लोग? ये वाला वन पार्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होता है? एसपीएफ होता है। तो इनके लिए क्या क्या टैक्स है, क्या क्या टैक्स नहीं है, वो सिखा रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पीएफ में कौन पीएफ कर रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय पीएफ कर रहा है। तो याद है 3 कंट्रीब्यूशन, मैंने जमा किया, कंपनी जमा किया, और बैंक ने क्या दिया? बैंक ने इंटरेस्ट दिया। याद है ना, 1000 रुपए और 200 रुपए, कुछ याद आ रहा है? अभी हमने किया था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो कंट्रीब्यूशन कहां कर रहा है? एसपीएफ में कर रहा है। कहां कर रहा है? एसपीएफ में। याद है एसपीएफ क्या होता है? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो इनके लिए क्या है? टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं। ये भी क्या है? टैक्स फ्री। ये भी क्या है? टैक्स फ्री। अब बताओ, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या इसके ऊपर? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तीनों क्या है? टैक्स फ्री है। कुछ नहीं करना है, कोई भी अमाउंट दिख गया, आंसर क्या आएगा आपका? नील, जीरो। क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 90% चीजें क्या होती हैं? टैक्स फ्री होती हैं, वो कोई टैक्स नहीं देना होता है। अब हम तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, एग्जाम में क्या आएगा? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहां पे याद है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 2 पीएफ थे, एक का नाम क्या था? आरपीएफ, और एक का नाम क्या था? यूआरपीएफ। ठीक है, याद है आरपीएफ क्या होता है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। यूआरपीएफ क्या होता है? अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इनके लिए भी 3 कंट्रीब्यूशन। पहला है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, फिर है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। अगर आपको नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज सुन लो। ये है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और थर्ड लास्ट है इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो ये है प्राइवेट एम्प्लॉय मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब बताओ, मैंने पैसा जमा किया है, कहां किया? आरपीएफ में। बताओ ये मेरी इनकम है क्या? ये मेरी इनकम नहीं है, तो ये टैक्स होगी क्या? टैक्स नहीं होगी। तो पहले क्या होगी? ये टैक्स फ्री, कोई टैक्स नहीं है। क्यों टैक्स नहीं आएगा? खर्चा है ना मेरा। अभी हमने आपको समझाया था, मैंने पैसा पीएफ में डाला तो मेरे लिए क्या है? खर्चा है। इनकम कौन सी होगी? जो कंपनी डाल रही है
और जो बैंक मुझे इंटरेस्ट दे रही है वो मेरी इनकम होगी। तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन होगा, बट गवर्नमेंट ने बोला यार तू पीएफ में पैसा जमा कर रहा है, अब क्यों जमा कर रहा है? ताकि तू रिटायर होगा उसके बाद तुझे पैसा मिलेगा, यानी तेरी बुढ़ापे का सहारा है ये। तो तुझसे मैं पूरा टैक्स नहीं ले सकता, तुम्हें भी क्या दूंगा, थोड़ी राहत दूंगा। तो कितनी राहत दी? उनने बोला तुम्हारा पूरा अमाउंट टैक्स नहीं करूंगा, बट तुम्हारा कुछ अमाउंट क्या कर दूंगा, टैक्स फ्री कर दूंगा। कितना? 12% ऑफ सैलरी, यानी जो आपकी सैलरी होगी ना उसका 12% निकालो और उसमें से कंट्रीब्यूशन में से लेस कर दो। ठीक है, अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो कितना टैक्स फ्री होगा? 12% ऑफ सैलरी। बैंक आपको इंटरेस्ट देती है वो भी टैक्स फ्री है, पर कितना? वो टैक्स फ्री है 9.5% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन या टोटल अमाउंट। ठीक है, बस आप इन दो पर ध्यान रखो। देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पूरा पूरा टैक्स फ्री है, लेकिन यहाँ पे पूरा टैक्स फ्री नहीं किया है, यहाँ पे 12% ऑफ सैलरी है और ये 9.5% टोटल कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये टैक्स फ्री है। अब मैं इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे याद रखना, जो सैलरी है ना, इस सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी मीन्स देखो, यहाँ पे सैलरी मतलब है बेसिक सैलरी प्लस डीएनएल अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। जो हमने आपको याद है एचआरए की सैलरी में सिखाई थी, मीनिंग क्या है? वही सेम इसका भी है। जो एचआरए में सैलरी का मीनिंग है ना, वही सेम इसका मीनिंग है। क्या है? बेसिक सैलरी प्लस डीए का फॉर्मिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। ये तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? सैलरी मिल जाएगी। फिर उसका लेंगे 12%, तो क्या हो जाएगा? टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसका क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिनको लिखना है तो लिख लो क्वेश्चन, जिनको लिखना है तो क्वेश्चन लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 1, और जिनको आता है मुझे वो आंसर सेंड करें। ठीक है, उसकी बेसिक सैलरी है, उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 10,000 रुपीज पर मंथ। उसका डियरनेस अलाउंस, और जो न्यू स्टूडेंट है ना, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, उनको फिर समझा दूंगा बाद में मैं। आप ये लोग बहुत आगे निकल गए हैं, ठीक है, इसलिए इन लोग को सबको आता है। जो लोग नए स्टूडेंट है उनको मैं सिखाऊंगा फिर से। ठीक है, टेंशन मत लेना। डीएनए अलाउंस कितना है? 5,000 रुपीज पर मंथ। 40% पार्ट ऑफ पेंशन। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, 5% कमीशन ऑन सेल। कितना? 2,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, फोर्थ है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, 3,000 रुपीज पर मंथ। 5 है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, 3,000 रुपीज पर मंथ। 6th है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, 14% ऑफ 28,000। मतलब उसका बैंक का इंटरेस्ट था 14%, उसको कितना इंटरेस्ट मिला? 28,000। ठीक है, बस ये क्वेश्चन है, हम करते हैं सॉल्यूशन।
ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी का फॉर्मेट है, हमें एग्जाम में ऐसे ही करना है, ठीक है। पर्टिकुलर, डिटेल्स एंड टैक्सेबल अमाउंट, ठीक है। सबका क्वेश्चन हो जाए थम्स अप कर देना, ठीक है। सबका क्वेश्चन हो जाए थम्स अप कर देना। 1 2 3 3 2 5 6 7 6 7 टोटल 7 लोग हैं क्या? मुझे नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, इसलिए मैं 7 बोला। चलो, सबका क्वेश्चन हो गया थम्स अप कर देना प्लीज, ताकि मुझे समझ में आ जाए क्या हो गया है। सर 6 वाली लाइन पढ़ो ना। 6 वाली लिखा है इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ 14% ऑफ 28,000। सिर्फ लिख लो, समझाता हूं मैं। पहला, फोर्थ वाले में एम्प्लॉय है, फिफ्थ वाले एम्प्लॉयर है। अब भाई 6 लाइन लिखनी मिलनी है आप लोग टाइम पे, थम्स अप कर दो, मैं आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। लिख लिया होगा आप लोग, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ, देखो। अब मैं कर रहा हूँ आंसर, ठीक है। पहला, बेसिक सैलरी क्या होगी? फुल्ली टैक्सेबल। कितना है? 10,000 पर मंथ है, और हमने आपको सिखाया था सैलरी पूरे साल की निकलती है, तो इंटू करेंगे 12, यानी सैलरी कैलकुलेट होती है एनुअली। कितना आएगा? 1,20,000, ठीक है। आउटर में क्यों लिखा? बिकॉज फुल्ली टैक्सेबल है। डीएनएस अलाउंस भी क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। कितना मिला? 5,000 इंटू 12, कितना आएगा? 60,000। अब मैंने आपको सिखाया था एनी कमीशन, एनी कमीशन, कोई भी कमीशन है तो क्या होगा? फुल्ली टैक्सेबल। तो 5% कमीशन ऑन सेल कितना है? 2,000 पर मंथ है ना, तो इंटू 12 करेंगे, कितना आएगा? 24,000। फोर्थ, अब ये तो 3 तो इजी थे। फोर्थ देखो क्या लिखा है। फोर्थ लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, तो एम्प्लॉय क्या है? खर्चा है, इनकम नहीं है, तो क्या होगा? ये टैक्स फ्री, याद है ना। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ क्या होगा? कितना है? 36,000। क्या होगा? टैक्स फ्री। आउटर में क्या आएगा? नील। आउटर में क्या आएगा? नील। सर 36 कैसे आया? 3,000 पर मंथ है ना, तो इंटू 12 करेंगे। 3,000 इंटू 12 कितना होगा? सर आउटर में क्यों नहीं लिखा? अरे टैक्स फ्री है, मेरा खर्चा है ना, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, खर्चा है, टैक्स फ्री है। ये देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है? क्या है? टैक्स फ्री। आगे ही आपको सिखाएंगे बाद में, इसको डिडक्शन मिलता है एटीसी में, हम आपको सिखाएंगे बाद में, टेंशन मत लो। अभी इतना समझ लो, एज अ पर्पस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्या होता है? टैक्स फ्री होता है। अब फिफ्थ बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ठीक है। कितना है? इसका भी कितना है? सेम है, 36,000। बताओ टैक्स फ्री कितना होगा? इसका टैक्स फ्री होगा 12% ऑफ सैलरी। अब इसका में क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा, सैलरी का मीनिंग बड़ा है ना, तो पीछे करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे गंदा काम हो जाएगा। देखो देखो, यहाँ पे तो सैलरी का मीनिंग क्या है? सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी
प्लस डीएनए अलाउंस का क्या लेना है, फॉरवर्डिंग पार्ट मतलब उसका कुछ हिस्सा, प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। अब बताओ क्वेश्चन में तीनों दिए हैं, हाँ सर तीनों दिए हैं। बेसिक सैलरी कितनी है, 1,20,000 डाल दो। डीए अलाउंस कितना है, 60,000, बट ये डीए नहीं लेना है, डीए का फॉरवर्डिंग पार्ट लेना है। बताओ डीए का कितना है फॉरवर्डिंग पार्ट, 40%। फॉरवर्डिंग पार्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज का हिस्सा। मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं। कितने मेरे पास 10,000 रुपीज हैं, बट 10,000 में से 4,000 किसी और के हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 10,000 में से 4,000 रुपए मेरे फ्रेंड के हैं। तो मैं बोल सकता हूँ 10,000 में से 40% क्या है, मेरे फ्रेंड का क्या है, फॉरवर्डिंग पार्ट है। तो यहाँ पे डीए का फॉरवर्डिंग पार्ट देना है, कितना है, 40%। तो निकाल लो, देखो 60,000 क्या लोगे, 40%, कितना आएगा, 24,000। यहाँ पे 60 नहीं आएगा, क्या लिखा है, आपको डीए तो लेना है, बट डीए क्या लेना है, डीए मतलब डीएनएस अलाउंस, डीएनए अलाउंस लेना है फॉरवर्डिंग पार्ट, कितना है, 40%। तो डीए कितना है, डीए 60,000, 60 के इंटू 40% कितना आएगा, 24,000। प्लस परसेंटेज कमीशन सेल दिया है, हाँ दिया है, देखो परसेंट भी दिया है, कमीशन भी दिया है और सेल भी दिया है। कितना है, 2,000 पर मंथ, इंटू करेंगे 12 तो कितना आएगा, 24,000। टोटल कितना हो जाएगा, 48। तो 1,68,000 ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी क्या आ गई, ये मेरी आ गई सैलरी। कितनी आ गई, 1,68,000। देखो अब यहाँ पे डालूंगा 1,68,000, इसका लूंगा 12%, कितना आएगा, देखो मेरे पास कैलसी नहीं है, कितना आएगा, 16,800, 16,800 इंटू 2, 80, 3200, 3260, 1900, 20,160। कितना आ रहा है, 20,160। 20,160 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। तो कैसे आया, 1,68,000 क्या आई, में सैलरी आई, याद है ना, सैलरी कैसे आई, बेसिक सैलरी देगा फॉरवर्डिंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, उसका लिया 12%, कितना आया, 20,160। इसमें से लेस तो कितना आएगा, इसमें से लेस करूंगा तो आएगा, कितना आएगा बताओ, 14,000 कितना आएगा, जो भी आएगा ठीक है, समझ में आया अच्छे से, 16 15,000, 15,840, तो कम आ रहा है मैं, ठीक है, मे बी राइट या रॉन्ग हो सकता है। 15,840 कितना है, 15,840 मैंने अपने हिसाब से किया है, आपके पास कैलसी है तो यूज कर लेना, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है। देखो कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया 36,000, टैक्स फ्री कितना होगा, टैक्स फ्री होगा 12% ऑफ सैलरी। तो हमने क्या किया, हमने पहले सैलरी निकाला, सैलरी कितना है मेरा, 1,68,000, उसमें से क्या लिया हमने, उसका उसका लिया 12%, कितना आया, ये आया, इसमें से ये लेस कर दिया तो कितना बचा, 15,840, क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, ठीक है। 6 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ, इसको कितना इंटरेस्ट मिला, उसको इंटरेस्ट मिला है 28,000, कितना मिला उसको, 28,000। अब बताओ टैक्स फ्री कितना होगा, टैक्स फ्री होगा 9.5% ऑफ ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या, सुनो क्या होता है, देखो देखो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर रट लेना, फिर जिसको आइडिया क्लिक हो जाए, समझ में आ जाए, सुनो ये मेरी बैंक है, ये मेरी क्या है, बैंक है, बैंक में मेरा कुछ अमाउंट क्या है, बैंक के अंदर रखा हुआ है, बैंक ने मुझे 10% क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट कितना अमाउंट है मेरे पास, 2,000 रुपए, ये मेरा क्या है, इंटरेस्ट है।
तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ मेरी बैंक में कितना पैसा है, मेरी बैंक में टोटल कितना मनी है, टोटल अमाउंट कितना है। देखो अगर 10% का 2000 है तो 100% का कितना है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे 100%। तो कैसे निकाले, देखो 2000 इंटू 100, कितना उसको इंटरेस्ट था 10%, डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा 20,000। यानी कि मेरी बैंक में कितने रुपए हैं 20,000 रुपए, और 20,000 का क्या हुआ 10% कितना हुआ 2,000। इसको बोलते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, या टोटल अमाउंट बोलो या टोटल कंट्रीब्यूशन। तो हमें इसको निकालना है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 14% इंटरेस्ट है, तो कितना मिला उसको ब्याज 28,000 मिला। यानी कि ये बैंक है, बैंक मेरा कुछ होगा टोटल कंट्रीब्यूशन, तो बैंक ने मुझे क्या दिया 14% इंटरेस्ट दिया जो कितना है 28,000। तो हमें निकालना क्या है टोटल कंट्रीब्यूशन, इसको हम क्या मानेंगे 100। देखो 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना इंटरेस्ट मिला उसको 14, कितना आएगा 2 लाख, कितना आएगा 2 लाख। समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखना, जो इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, और जो इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है उसको रखना है नीचे। अगर क्वेश्चन में 12% दिया तो 12 नीचे आएगा, क्वेश्चन में 11 तो 11 नीचे आएगा, ऑलवेज ऊपर 100 रहेगा, क्योंकि इसको हमने क्या माना है टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है आगे बढ़े। देखो कितना इंटरेस्ट है मेरा 28,000, कितना ब्याज मिला हमें 40%। तो क्या करेंगे 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 14, कितना आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, कितना आएगा 2 लाख आएगा। अब 2 लाख पे क्या निकालेंगे 9.5% टैक्स फ्री है, 2 लाख पे 9.5% क्या है टैक्स फ्री। 2 लाख क्या बोलते हैं हम लोग 2 लाख को बोलते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन। कितना आएगा देखो 19,000, कितना आएगा 19,000। तो 28 इंटरेस्ट मिला, उसमें से 19,000 टैक्स फ्री हो गया, तो कितना बचा 9,000, क्या हो जाएगा टैक्स हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। बस एग्जाम में ये दो आते हैं ऑलवेज, हर साल आए, हमेशा आएंगे। बस आपको इतना याद रखना है एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री है, अगर कंपनी करती है कंट्रीब्यूट तो 12% ऑफ सैलरी टैक्स फ्री है, अगर आरपीएफ में इंटरेस्ट मिल रहा है तो 9.5% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन बोलो या फिर टोटल अमाउंट बोलो, जो आपको इजी लगे आप वो समझ लो। समझ में आया कैसे करना है एग्जाम में। याद रखना आरपीएफ में सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक सैलरी डे का फॉलोइंग पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल। ठीक है टेंशन मत लो, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप सबको याद हो जाएगा। बट इतना याद रखना है, आपका काम क्या है आपको रूल याद रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं एम्प्लॉयर कंट्री टू आरपीएफ कितना टैक्स फ्री होता है तो क्या बोलोगे 12% ऑफ सैलरी। मैं बोलूं इंटरेस्ट के टू आरपीएफ में कितना टैक्स फ्री होता है तो आप लोग क्या बोलोगे 9.5% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। इतना आपको याद रखना है, और काम बाकी मेरा खुद से कर लूंगा मैं। ठीक है चलो, तो हमने आपको दोनों सिखा दिए। हमने आपको सिखाया अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कोई भी कंट्रीब्यूशन रहे ऑलवेज क्या होगा टैक्स फ्री, मतलब आंसर नील आएगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमने आपको केस सिखा दिया आरपीएफ के। आरपीएफ में 3 केस होंगे, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर एंड इंटरेस्ट। एम्प्लॉय का टैक्स फ्री होगा, एम्प्लॉय का 12% ऑफ सैलरी टैक्स फ्री होगा, इंटरेस्ट मिला है आरपीएफ में तो 9.5% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा टैक्स फ्री होगा। अब लास्ट बचा है हमारा यूआरपीएफ, इसको सीखने के बाद क्लास खत्म करते हैं। ठीक है ओवर करते हैं, एंड करते हैं। देखो यूआरपीएफ, ठीक है यानी कि इसको इनकम टैक्स कमीशन ने क्या नहीं दिया परमिशन नहीं दिया, इससे बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। कोई प्लीज एक लोग स्टूडेंट काउंट कर लो टोटल कितने स्टूडेंट आए हैं और मुझे व्हाट्सअप कर देना। ठीक है मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा कितने लोग हैं यहाँ पे। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और लास्ट क्या है हमारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट।
हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग लास्ट ऑप्शन पीएफ का लास्ट पार्ट है, क्या है, यूआरपीएफ। आपने एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन कहाँ किया, यूआरपीएफ में किया, इसने भी कहाँ किया, यूआरपीएफ में किया, इसने भी कहाँ किया, यूआरपीएफ में किया। तो इन तीनों के लिए भी क्या है, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। इन तीनों के लिए क्या है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। यानी कि आपके लिए इजी हो गया। अगर क्वेश्चन में क्या दिख जाए आपको, यूआरपीएफ दिख जाए या गवर्नमेंट का एसपीएफ दिख जाए तो हंस देना देख के, दोनों ले क्या होगा, टैक्स फ्री, टैक्स फ्री। बट ये आपके एग्जाम का है। अब मैं आपको सिखाता हूँ एडिशनल। जैसे जिन लोगों ने यूआरपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया है और उनको ये सब मिला, टैक्स फ्री है, लेकिन जब वो विड्रॉल करेंगे ना, जब वो अपने यूआरपीएफ का पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, टैक्स होगा। बस इनको ये बेनिफिट नहीं मिला है, बाकी आरपीएफ और एसपीएफ को बेनिफिट मिला है। ऐसे किसको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, और ये किसको मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉय को। तो याद रखना यूआरपीएफ एसपीएफ में तीनों केस क्या है, सेम है। तीनों आंसर क्या आएगा, नील, नील और नील आएगा। बस मेन हमारा क्या है, मेन हमारा क्या है, मेन है हमारा आरपीएफ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आईएमपी लगा लो, आरपीएफ सिर्फ आपके एग्जाम में ये आएगा। क्यों ये आएगा, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमको कैलकुलेशंस करने हैं, इसलिए एग्जाम में आपके ये आएगा आरपीएफ। ठीक है, तो याद रखना आरपीएफ में 3 कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन रहा आरपीएफ में तो टैक्स फ्री है, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट आरपीएफ में है तो 12% ऑफ सैलरी टैक्स फ्री है, अगर हमें इंटरेस्ट मिला है आरपीएफ से तो 9.5% ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है। बताओ समझ में आपको आया कि नहीं। तो आज हमारा पीएफ खत्म होता है, हमने आपको पीएफ सिखा दिया, पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड सिखा दिया, प्रोविडेंट फंड आपको 3 पार्ट सिखा दिए। आपको इजी के लिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना पीएफ में एसपीएफ आया या यूआरपीएफ आया, चाहे कुछ भी रहे, चाहे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, चाहे एम्प्लॉयर है, चाहे इंटरेस्ट है, इन दोनों में क्या होगा, टैक्स फ्री। आपको सीखना क्या पीएफ में, आपको सीखना है सिर्फ आरपीएफ। आरपीएफ में 3 चीजें याद रख लो, याद कर लो। एम्प्लॉय का सिर्फ टैक्स फ्री होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय का सिर्फ टैक्स फ्री होगा, एम्प्लॉय का 12% ऑफ सैलरी टैक्स फ्री होगा और इंटरेस्ट का 9.5% ऑफ टोटल अमाउंट। याद रहेगा बस। और याद रखना सैलरी का मीनिंग क्या है, बेसिक सैलरी डिवाइडेड फॉरेन पार्ट प्लस परसेंटेज कमीशन ऑफ सेल। ठीक है, बस ये है आपका आईएमपी, जिसको बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो हमने आपका पीएफ सिखा दिया, ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा, तो हमने आपको सिखा दिया। वेरी इजी है, सिर्फ आपको आरपीएफ पढ़ना है, ना तो आपको एसपीएफ पढ़ना है ना यूआरपीएफ। क्यों, क्योंकि ये टैक्स फ्री होते हैं, चाहे कुछ भी रहे। मेन क्या हमारा सिर्फ आरपीएफ। तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 5 साल से, सब आरपीएफ पे ही आए हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय। कोई डाउट होता है मुझे व्हाट्सएप करो और कॉल करो, ठीक है।